क्या बंगाल की राजनीति में किसी का खास होना और सच के रास्ते पर चलना इतना भारी पड़ सकता है? 6 मई 2026 की उस काली और खौफनाक रात को सड़क पर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे राज्य को सन्न कर दिया? चंद्रनाथ रथ के साथ रची गई इस भयानक साजिश के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से ही अपने उतार चढ़ाव और गर्मा गर्म माहौल के लिए पूरे देश में जानी जाती है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक राजनीतिक खबर नहीं रह जाती, बल्कि वे पूरे सिस्टम पर, हमारे समाज पर और इंसानियत पर कई बड़े सवाल खड़े कर देती है। चंद्रनाथ रथ के साथ जो हुआ वो एक ऐसा ही दर्दनाक और गहरा रहस्य है जिसकी गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है। आइए बिल्कुल आसान भाषा में इस पूरी घटना की गहराई में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर क्या खेल चल रहा था। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले पश्चिम बंगाल के उस समय के राजनीतिक माहौल को समझना होगा। साल 2026 का समय बंगाल के लिए बहुत ही नाजुक और हलचल भरा था। विधानसभा चुनाव का माहौल था, हर तरफ रैलियां, भाषण और वादों का शोर गूंज रहा था। बंगाल की राजनीति में जीत और हार सिर्फ सत्ता का खेल नहीं होती, बल्कि ये एक तरह की प्रतिष्ठा की बात बन जाती है। ऐसे समय में जब तापमान और राजनीति पारा दोनों अपने चरम पर हों, तब पर्दे के पीछे काम करने वाले रणनीतिकारों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। हर बड़े नेता के पीछे एक ऐसा इंसान होता है जो रैलियों का इंतजाम करता है, जो जनता का मूड समझता है और जो दिन रात एक करके अपने नेता के लिए नीतियां बनाता है। ऐसे ही एक बेहद खास और भरोसेमंद इंसान थे चंद्रनाथ रथ। बंगाल की राजनीति में अगर कोई शुवेंदु अधिकारी को करीब से जानता था तो वो चंद्रनाथ ही थे। वे सिर्फ एक कर्मचारी या सहायक नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे साथी थे जिन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता था। इस सुलगते हुए राजनीतिक माहौल में जहां हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, चंद्रनाथ रथ बहुत ही शांति और सूझबूझ के साथ अपना काम कर रहे थे। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये सूझबूझ और उनका ये बढ़ता हुआ कद किसी की आंखों में खटक रहा था। चंद्रनाथ रथ कोई आम राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे। उनका बैकग्राउंड बहुत ही अलग और प्रेरणा देने वाला था। राजनीति के इस शोर शराबे में आने से पहले उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा भारतीय वायुसेना में देश की सेवा करते हुए बिताया था। वायुसेना की नौकरी ने उन्हें अनुशासन, समय की पाबंदी और मुश्किल हालात में शांत रहकर काम करने की कला सिखाई थी। जो इंसान देश की सेना में काम कर चुका हो, उसकी सोच और काम करने का तरीका हमेशा बहुत ही सुलझा हुआ होता है। रिटायरमेंट के बाद जब ज़्यादातर लोग एक शांत और आराम की ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, तब चंद्रनाथ ने समाज और राजनीति से जुड़ने का फैसला किया। उनका मानना था कि समाज में बदलाव लाने के लिए सिस्टम का हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है। अपनी इसी सोच के साथ उन्होंने कदम आगे बढ़ाए और धीरे धीरे वे बंगाल के बड़े नेताओं के संपर्क में आए। उनकी साफ सुथरी छवि, उनका कड़क अनुशासन और किसी भी समस्या को सुलझाने की उनकी गजब की क्षमता ने उन्हें बहुत जल्द एक खास मुकाम पर पहुंचा दिया। लोग बताते हैं कि चंद्रनाथ रथ स्वभाव से बहुत ही शांत और मिलनसार व्यक्ति थे। वे फालतू की बयानबाजी से दूर रहते थे। उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर होता था। यही वजह थी कि चाहे उनकी पार्टी के लोग हों या फिर विरोधी दल के, हर कोई उनके काम करने के तरीके की इज्जत करता था। जब हम चंद्रनाथ रथ की बात करते हैं तो शुवेंदु अधिकारी का नाम अपने आप आ जाता है। शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े और कद्दावर नेता हैं। उनकी रैलियों में लाखों की भीड़ आती है और उनके हर एक फैसले का राज्य की राजनीति पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इतने बड़े नेता का सारा काम संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहीं पर एंट्री होती थी चंद्रनाथ रथ की। चंद्रनाथ रथ शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक और मुख्य रणनीतिकार थे। शुवेंदु दा कब कहां जाएंगे, उनकी सुरक्षा का इंतजाम कैसा होगा, किस नेता से क्या बात करनी है और जमीनी स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़कर रखना है, ये सब कुछ चंद्रनाथ के कंधों पर था। एक तरह से वो शुवेंदु अधिकारी की परछाई बन चुके थे। अगर किसी को शुवेंदु दा तक कोई ज़रूरी बात पहुंचानी होती थी तो उसे सबसे पहले चंद्रनाथ से बात करनी पड़ती थी। उनका काम बहुत ही दबाव वाला था, लेकिन सेना में रहने की वजह से वे इस दबाव को बहुत आसानी से संभाल लेते थे। अगर कहीं कोई विवाद हो जाता या कोई रणनीति फेल होने लगती तो चंद्रनाथ बहुत ही शांत दिमाग से उस परेशानी का हल निकाल लेते थे। उनका यही बढ़ता हुआ कद और उनकी यही अहमियत शायद उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई थी।
अब आते हैं उस रात पर जिसने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 6 मई 2026 का दिन वैसे तो किसी भी आम दिन की तरह ही शुरू हुआ था। बंगाल में चुनावी सरगर्मियों के बीच चंद्रनाथ रथ उस दिन भी सुबह से ही अपने काम में बहुत व्यस्त थे। बैठकों का दौर चल रहा था, फोन की घंटियां लगातार बज रही थीं और वे हमेशा की तरह सब कुछ बहुत ही शांति से मैनेज कर रहे थे। रात काफी हो चुकी थी। दिन भर की थकान के बाद अपना सारा काम खत्म करके चंद्रनाथ रथ कोलकाता से अपने घर की तरफ लौट रहे थे। उनका फ्लैट उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम इलाके में था। वे अपनी गाड़ी में बैठे थे और उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। मध्यम ग्राम का डोहरिया इलाका रात के समय थोड़ा शांत हो जाता है। सड़कों पर भीड़ कम हो जाती है और आम लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं। चंद्रनाथ की गाड़ी अपनी रफ्तार से डोहरिया इलाके से गुजर रही थी। उन्हें लग रहा था कि कुछ ही मिनटों में वे अपने घर पहुंच जाएंगे और अपने परिवार के साथ आराम करेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक रात के उस सन्नाटे में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सड़क पर अचानक से कुछ मोटरसाइकिल सवार लोग उनकी गाड़ी के सामने आ गए। उन्होंने बहुत ही खतरनाक तरीके से गाड़ी को रुकने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले कि चंद्रनाथ या उनका ड्राइवर कुछ समझ पाते कि बाहर क्या हो रहा है, एक बहुत ही खौफनाक और जानलेवा हमला शुरू हो गया। ये कोई लूट-पुट या आम चोरी की घटना नहीं थी। ये एक सोची समझी पूरी प्लानिंग के साथ की गई बहुत बड़ी साजिश थी। हमलावरों का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ चंद्रनाथ रथ थे। उस रात सड़क पर जो कुछ भी हुआ वो इतना अचानक और इतना भयानक था कि चंद्रनाथ को बचने का कोई मौका नहीं मिला। कुछ ही पलों के अंदर एक शांत, अनुशासित और देश की सेवा कर चुका इंसान हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गया। इस दर्दनाक हादसे में उनका ड्राइवर भी बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए वो सारे हमलावर वहां से ऐसे गायब हो गए जैसे वे कभी वहां थे ही नहीं। पीछे रह गई तो सिर्फ एक टूटी हुई गाड़ी, एक घायल ड्राइवर और एक ऐसा सन्नाटा जो बहुत ही डरावना था। जब 7 मई का सूरज निकला तो अपने साथ एक ऐसी खबर लेकर आया जिसने पूरे पश्चिम बंगाल को झकझोर कर रख दिया। न्यूज़ चैनलों और अखबारों में जब ये खबर ब्रेक हुई कि शुवेंदु अधिकारी के सबसे खास सहयोगी चंद्रनाथ रथ अब इस दुनिया में नहीं रहे तो किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उनके परिवार पर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। एक इंसान जो रात को घर लौटने वाला था अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा, ये सोचकर ही परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि आसपास के आम लोग भी वहां पहुंचे, क्योंकि चंद्रनाथ रथ इलाके में बहुत ही अच्छे इंसान के रूप में जाने जाते थे। शुवेंदु अधिकारी के लिए ये एक बहुत बड़ा और गहरी निजी सदमा था। उन्होंने अपना सिर्फ एक सहायक नहीं खोया था बल्कि एक ऐसा भाई खो दिया था जो हर मुश्किल वक्त में उनके साथ ढाल बनकर खड़ा रहता था। शुवेंदु अधिकारी खुद उनके घर पहुंचे। वहां का नजारा बहुत ही भावुक कर देने वाला था। राजनीतिक मंचों पर दहाड़ने वाले नेता की आंखों में उस दिन एक अलग ही तरह की बेबसी और दुख दिखाई दे रहा था। चंद्रनाथ रथ के इस तरह दुनिया से चले जाने के बाद बंगाल में एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया। ये घटना ऐसे समय पर हुई थी जब राज्य में चुनाव के बाद का माहौल चल रहा था। ऐसे में इस मामले का राजनीतिक रूप लेना बिल्कुल तय था। बीजेपी के नेताओं ने तुरंत इस घटना को एक बहुत बड़ी और गहरी राजनीतिक साजिश करार दिया। शुवेंदु अधिकारी और पार्टी के बाकी बड़े नेताओं ने साफ साफ कहा कि ये कोई आम हादसा नहीं है। उनका मानना था कि चंद्रनाथ को इसीलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वे शुवेंदु अधिकारी की ताकत थे। बीजेपी ने सीधा आरोप राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर लगाया। उनका कहना था कि जब राजनीतिक लड़ाई सीधे मैदान में नहीं जीती जा सकी तो पर्दे के पीछे से इस तरह की कायरतापूर्ण साजिश रची गई। पार्टी ने मांग की कि इस मामले की जांच राज्य की पुलिस से हटाकर किसी स्वतंत्र एजेंसी को दी जाए क्योंकि उन्हें स्थानीय प्रशासन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। दूसरी तरफ टीएमसी ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद बताया। टीएमसी के प्रवक्ताओं ने मीडिया के सामने आकर कहा कि राजनीति में किसी भी इंसान की जान जाना बहुत ही दुख की बात है और वे इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन उन्होंने बीजेपी पर यह भी इल्जाम लगाया कि वे एक दुखद घटना पर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी का कहना था कि राज्य की पुलिस बहुत ही सक्षम है और वो जल्द ही असली दोषियों को पकड़ लेगी। उन्होंने कहा कि बिना किसी सबूत के इस तरह से इल्जाम लगाना सही नहीं है। इस तरह एक इंसान के चले जाने के बाद उसके नाम पर एक बहुत बड़ी राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई। न्यूज़ चैनलों पर दिन रात बस इसी बात पर बहस होने लगी। जनता भी कंफ्यूज थी कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। डोहरिया इलाके के आसपास लगे सारे सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाने लगा। जो ड्राइवर इस भयानक हादसे में घायल हुआ था उसके बयान दर्ज किए गए, लेकिन ये केस इतना सीधा नहीं था। पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि हमलावर पूर्व
पूरी तरह से पेशेवर थे। उन्होंने जिस तरीके से गाड़ी को रोका, जिस फुर्ती से घटना को अंजाम दिया और जिस तेजी से वो वहां से भागे, उससे ये साफ पता चल रहा था कि ये कोई अचानक हुआ झगड़ा नहीं था। हमलावरों ने कई दिनों तक चंद्रनाथ रथ का पीछा किया होगा, उनकी पूरी टाइमिंग नोट की होगी और उसके बाद ही इस रात को चुना होगा। लेकिन दिन बीतते जा रहे थे और स्थानीय पुलिस के हाथ कोई बड़ा सुराग नहीं लग पा रहा था। जनता और विपक्ष का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। राज्य सरकार पर यह दबाव था कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो कानून व्यवस्था पर बहुत बड़े सवाल उठ जाएंगे। इसी दबाव और केस की गंभीरता को देखते हुए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। जब राज्य की पुलिस को मामले में कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली और विपक्ष का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये मामला देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो के हाथों में सौंप दिया गया। सीबीआई के आते ही इस केस की जांच में एक नई तेजी आ गई। सीबीआई की टीम ने सबसे पहले मौके पर जाकर पूरा मुआयना किया। उन्होंने शुरुआत से उन सभी लोगों की लिस्ट बनाई जिनसे चंद्रनाथ रथ पिछले कुछ दिनों में मिले थे। सीबीआई का काम करने का तरीका बहुत ही वैज्ञानिक और बारीक होता है। उन्होंने चंद्रनाथ के मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड खंगाले, उनके बैंक खातों की जांच की और उनके दुश्मनों की लिस्ट बनानी शुरू की। सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या इसके पीछे सच में कोई बड़ी राजनीतिक साजिश है या फिर ये कोई पुरानी निजी दुश्मनी का मामला है। सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, इस केस में एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। जांच टीम को पता चला कि जो लोग इस खौफनाक रात में शामिल थे वे पश्चिम बंगाल के नहीं थे। जी हां, इस साजिश के तार बंगाल से निकलकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों तक जुड़े हुए पाए गए। जांच एजेंसियों को खुफिया जानकारी मिली कि इस घटना को अंजाम देने के लिए दूसरे राज्यों से पेशेवर और भाड़े के लोगों को बुलाया गया था। इसका मतलब ये था कि साजिशकर्ता बहुत ही शातिर था और वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से उसका नाम सामने आए। इसीलिए उसने ऐसा रास्ता चुना जिससे जांच को भटकाया जा सके। सीबीआई की टीमों ने अलग अलग राज्यों में छापे मारने शुरू किए। इसी दौरान एक बहुत बड़ा नाम सामने आया, गोलू सिंह। बताया जाता है कि गोलू सिंह एक ऐसा शख्स है जिसके तार कई संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। सीबीआई ने बहुत ही सीक्रेट तरीके से ऑपरेशन चलाया और उसे गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के बाद सीबीआई को कुछ ऐसे अहम सुराग भी मिले जिससे ये साफ हो गया कि चंद्रनाथ रथ के साथ जो हुआ उसके पीछे बहुत पैसा और बहुत बड़ी ताकत लगी हुई थी। गोलू सिंह और उसके जैसे अन्य लोगों से पूछताछ में कई नए नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन असली मास्टरमाइंड कौन है, वो इंसान कौन है जिसने पर्दे के पीछे बैठकर ये पूरी खौफनाक स्क्रिप्ट लिखी, वो इंसान कौन है जिसे चंद्रनाथ के रहने से इतना बड़ा खतरा महसूस हो रहा था। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सीबीआई आज भी ढूंढ रही है। हम जब भी न्यूज में ऐसी कोई घटना देखते हैं तो कुछ दिनों बाद उसे भूल जाते हैं। हमारे लिए ये सिर्फ एक खबर होती है, लेकिन उस परिवार के बारे में सोचिए जिसने अपना बेटा, अपना पति या अपना पिता खोया है। चंद्रनाथ रथ का परिवार आज भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया है। उनका घर जो कभी हंसी खुशी से भरा रहता था, आज वहाँ सिर्फ एक गहरा सन्नाटा और एक अंतहीन इंतजार है। उनका परिवार आज भी अदालतों और जांच एजेंसियों की तरफ इसी उम्मीद से देख रहा है कि एक दिन उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। वे जानना चाहते हैं कि आखिर चंद्रनाथ की गलती क्या थी। क्या ईमानदारी से अपना काम करना और किसी का साथ देना इतनी बड़ी गलती है कि उसके बदले में ऐसी दर्दनाक सजा दी जाए? ये सिर्फ एक परिवार के दर्द की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे समाज और हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। अगर कोई इंसान राजनीति में अच्छे इरादे से आता है, समाज की सेवा करना चाहता है और उसके साथ ऐसा कुछ हो जाए, तो फिर अच्छे लोग इस सिस्टम में आने से हमेशा डरेंगे। ये खौफ का माहौल किसी भी राज्य या देश की तरक्की के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस तरह की घटनाओं का होना हमेशा से एक चिंता का विषय रहा है। चंद्रनाथ रथ की घटना ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोकतंत्र का सबसे पहला और बुनियादी नियम ये होता है कि हर इंसान को अपनी बात कहने, अपनी पार्टी चुनने और बिना किसी डर के अपना काम करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। अगर राजनीतिक विरोध को मिटाने के लिए इस तरह के खौफनाक रास्तों का इस्तेमाल होने लगेगा तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। एक आम इंसान जब चुनाव में वोट डालने जाता है तो वो ये सोचकर वोट देता है कि उसकी सरकार उसे सुरक्षा देगी, एक अच्छा माहौल देगी। लेकिन जब बड़े बड़े नेताओं के इतने करीब रहने वाले लोग ही सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर एक आम आदमी खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब राज्य की सरकार और प्रशासन दोनों को देना होगा।
आज भी सीबीआई इस मामले की परतों को खोलने में लगी हुई है। गिरफ्तार किए गए लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां पैसे के लेन देन का ट्रैक कर रही है ताकि ये पता चल सके कि इन भाड़े के लोगों को पैसा किसने दिया। अक्सर ऐसे बड़े मामलों में जांच की प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि साजिशकर्ता बहुत ही चालाक होते हैं और वे अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन कहते हैं ना कि सच को कितनी भी गहराई में दबा दिया जाए वो एक दिन बाहर आ ही जाता है। जनता को, विपक्ष को और सबसे बढ़कर उस रोते बिलखते परिवार को न्यायपालिका और सीबीआई पर पूरा भरोसा है। हर किसी की बस एक ही मांग है कि चाहे जो भी हो, चाहे साजिशकर्ता कितना भी ताकतवर या रसूखदार क्यों ना हो, उसे बेनकाब किया जाना चाहिए और उसे कानून के हिसाब से सख्त सजा मिलनी चाहिए। चंद्रनाथ रथ के साथ जो हुआ वो एक बहुत ही कड़वा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम भविष्य के लिए इससे कोई सबक सीख सकते हैं? राजनीतिक दलों को ये समझना होगा कि उनकी आपसी लड़ाई सिर्फ विचारधारा और जनता के विकास तक ही सीमित रहनी चाहिए। दुश्मनी इतनी नहीं बढ़नी चाहिए कि वो किसी की जिंदगी पर भारी पड़ जाए। प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और कानून व्यवस्था को इतना कड़ा बनाना होगा कि कोई भी अपराधी ऐसा कुछ करने से पहले 100 बार सोचे। इसके अलावा हमारे समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। हमें ऐसी राजनीति का बहिष्कार करना होगा जो हिंसा और खौफ के दम पर चलती हो। हमें ऐसे नेताओं को चुनना होगा जो शांति और विकास की बात करते हो, ना कि डर पैदा करने की। चंद्रनाथ रथ एक बहुत ही सीधे, सच्चे और अनुशासित इंसान थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश की सुरक्षा में लगाया है और उसके बाद वे समाज को बेहतर बनाने की कोशिश में राजनीति से जुड़े। उनका सफ़र 6 मई 2026 की उस काली रात को मध्यम ग्राम की एक शांत सड़क पर बहुत ही दर्दनाक तरीके से खत्म हो गया। ये घटना सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है। शुवेंदु अधिकारी ने अपना एक सबसे भरोसेमंद साथी खो दिया, एक परिवार ने अपना सब कुछ खो दिया और समाज ने एक ऐसा इंसान खो दिया जो चुपचाप अपना काम करते हुए बड़े बदलाव ला रहा था। सीबीआई की जांच अभी जारी है और कई चेहरे बेनकाब होना अभी बाकी है। बिहार और यूपी तक फैले साजिश के जाल का असली मास्टरमाइंड कौन है, ये जानना अभी बाकी है। जब तक असली मुजरिम सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाता तब तक बंगाल की राजनीति का ये रहस्य सुलझ नहीं पाएगा। हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि भारत के कानून और न्याय व्यवस्था पर जो भरोसा आम जनता का है वो टूटने नहीं पाएगा और चंद्रनाथ रथ को एक दिन सच्चा इंसाफ जरूर मिलेगा। सच का सूरज एक न एक दिन जरूर निकलेगा और उस दिन पर्दे के पीछे छिपे सारे काले चेहरे बेनकाब होंगे। आज राज्य के हर राजनीतिक गलियारों में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। लोग दबी जुबान में बात कर रहे हैं। हर किसी के मन में बस यही सवाल है कि अगर चंद्रनाथ रथ जैसे सुरक्षित माने जाने वाले और बड़े नेता के इतने करीबी इंसान के साथ ऐसा हो सकता है तो कल को किसी और का नंबर भी आ सकता है। ये खौफ पैदा करना ही तो वो असली मकसद था जो पर्दे के पीछे छिपे हुए वो शातिर दिमाग हासिल करना चाहते थे। लेकिन क्या उसका ये मकसद कामयाब हो पाएगा? क्या सच्चाई इस खौफ के आगे घुटने टेक देगी? चंद्रनाथ रथ भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका काम, उनका अनुशासन और सिस्टम को सुधारने की उनकी वो खामोश जिद हमेशा जिंदा रहेगी। अब बस पूरे देश को इस बात का इंतजार है कि सीबीआई की ये जांच उस आखिरी दरवाजे तक कब पहुंचेगी जिसके पीछे इस पूरी साजिश का असली सच छिपा है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।